हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड को ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स को डिस्कस किए थे। टाइप्स में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस किए थे। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। प्रीवियस क्लासेस का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आगे जाके चीज़ों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो तो आपको प्रीवियस क्लासेस का कंसेप्ट क्लियर करके जाना होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रीवियस क्लासेस देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अप्लाइड केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप हमारे चैनल को भी विजिट करके देख सकते हैं। तो हमारे चैनल पे जाइएगा, पॉलिटेक्निक स्टडीज चैनल में। देन उसके बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको अप्लाइड केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, किस कंडीशन में बनता है एंड इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग आज समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके चलो देखो, आप सभी को याद होगा आयोनिक बॉन्ड में हम लोगों ने पढ़ा था। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों, एक एटम आपका इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला एटम आपका इलेक्ट्रॉन देगा इस एटम को, तो ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये जो एटम है जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं ये बन जाएगा नेगेटिव आयन। ओके देन उसके बाद ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, आयोनिक कंपाउंड। ये किस वजह से बना है, आयोनिक बॉन्ड की वजह से। ओके तो ये होता था आपका आयोनिक बॉन्ड। एंड एग्जाम्पल लेते हैं जैसे सोडियम, ठीक है, एंड क्लोरीन। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। बोले तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो इसका जो लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। एंड अगर क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में होता है आपका 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7, ठीक है। अब सभी एटम्स क्या करना चाहता है दोस्तों, अपना जो ऑक्टेट फिल करना चाहता है, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाना चाहता है, जिसके लिए उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट रूल। ओके तो देखो इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो ये यहाँ से ले लेगा, ठीक है। एंड इसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन था दोस्तों, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्बिट था उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है, तो ये बाहर वाला जो ऑर्बिट है ये वैनिश हो जाएगा। अब सोडियम के पास सबसे लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों के पास बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो दोनों ही स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ है जिसकी वजह से ये प्लस हो गया है, ये माइनस हो गया है। अब प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज की वजह से ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनता है सोडियम क्लोराइड। तो हम लोगों ने और भी एग्जाम्पल देखे थे उस क्लास में। तो अगर आप आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस क्लास देखना होगा, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड वाला क्लास आपको देखना होगा। देन उसके बाद बात करते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों, याद होगा आप लोगों को शायद, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन जोड़ शेयर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जोड़ शेयर होता है दोस्तों। देखो यहाँ पे जनरली नॉन मेटल एलिमेंट्स के बीच में ऐसा बॉन्ड बनता है। नॉन मेटल एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है। सभी नॉन मेटल्स एलिमेंट के एटम्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा ऑक्टेट फिल करने के लिए, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके तो क्या करेगा दोस्तों, ये दोनों आपस में समझौता कर लेगा, चलो भाई तुम भी 1 इलेक्ट्रॉन दो, मैं भी 1 इलेक्ट्रॉन देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में एक हम लोग पेयर बनाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन जोड़ बनाएंगे, ठीक है। देन उसी जोड़ को हम लोग दोनों ही शेयर करेंगे, ठीक है, दोनों ही शेयर करेंगे। अगर तुमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे देते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे एंड दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग दोनों ही आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बनता है दोस्तों आपका कोवैलेंट बॉन्ड। एंड यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए दोस्तों, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 1 एंड 2, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बने हैं, तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा,
ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स उतना ही हम लोग बॉन्ड देंगे। तो यहाँ पे ए एंड बी के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्या हो गया, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड। एंड कोवेलेंट कंपाउंड में भी दो टाइप्स होते हैं दोस्तों, एक तो आपका पोलर एंड दूसरा नॉन पोलर। तो पोलर एंड नॉन पोलर क्या होता है ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस किए हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लास में ही हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो देखो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये जो एटम है दोस्तों, ठीक है, ए एटम बी एटम, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इक्वल नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इक्वल नहीं है तो क्या करेगा, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ थोड़ा सा खिसका लेगा, मतलब थोड़ा सा खींच लेगा। ओके, जैसे मान लेते हैं बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, ठीक है, बी के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो क्या होगा, अब बी एंड ए के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, ये अभी बीच में नहीं रहेगा। बी क्या करेगा, बी इसको थोड़ा सा अपनी ओर खिसका लेगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखो बी की तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स थोड़ा सा चला गया है, ए से थोड़ा सा दूर हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज एंड थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम लोग पोलैरिटी कहते हैं। तो इस तरफ चला गया है तो इस तरफ एक पोल बनेगा दोस्तों, इस तरफ भी एक पोल बनेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पोलैरिटी। तो इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं हम लोग पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अगर पोलर नहीं होता है, अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है तो ये चार्जेस नहीं आएगा एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स बीच में रहेगा, ठीक है, दोनों के बिल्कुल बीच में रहेगा। तो उस तरह के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसी भी तरफ नहीं खिसकता है, ठीक है, बिल्कुल बीच में रहता है, तो पोल्स भी नहीं बनता। पोल्स अगर नहीं बनता है तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ओके, तो ये था आपका कोवेलेंट बॉन्ड। देन उसके बाद बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है दोस्तों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, चलो इसको भी इरेज कर देते हैं, नया से एकदम हेडिंग लगाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका एक दूसरा नाम भी है दोस्तों डेटिव बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड एक ही बॉन्ड का नाम है। ओके, तो दोस्तों ये जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही बॉन्ड है, ठीक है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है, स्पेशल केस है। ओके, तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों, कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम इक्वल इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है, बनता है इलेक्ट्रॉन पेयर एंड उस इलेक्ट्रॉन पेयर्स को दोनों ही एटम यूज़ करता है, ठीक है। तो ऐसे बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, एक ये एटम दूसरा ये एटम, ठीक है, ये यहाँ पे दिया एक इलेक्ट्रॉन, ये एटम भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे ऐसे पेयर बनेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड इस इलेक्ट्रॉन पेयर्स को दोनों ही एटम यूज़ करने वाला है अपना स्टेबल, अपना ऑक्टेट फुल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं एंड इस इलेक्ट्रॉन पेयर्स को दोनों ही एटम यूज़ करता है अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रोवाइड करता है सिर्फ एक एटम, ठीक है, कोई भी एटम इसको शेयर करेगा, सिर्फ एक एटम शेयर करेगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दोनों ही एटम इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनता था, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यूज़ कर रहा है दोनों ही एटम, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रोवाइड करता है, ओके, तो वहाँ से शुरू होगा एक एरो, किसकी तरफ जाएगा, जो यूज़ करेगा इस पेयर को, ठीक है। ओके, तो ऐसे बनता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। एंड कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, ऐसा है, ठीक है, अगर ए एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, बी अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है, ठीक है, तो ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो सिमिलर जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस ये है, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला सिर्फ एक ही है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स दोनों मिलके बनाते हैं, ठीक है।
तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा कोऑर्डिनेट एंड कोवैलेंट बॉन्ड में। तो इस तरह से अगर आप याद रखते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन देख लेते हैं, देन आगे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे, क्यों बनेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग, यहाँ पे जगह है तो इधर ही लिखते हैं, बाय शेयरिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन the bond formed between two atoms by sharing pairs of electron provided entirely by one of the combining atom, provided entirely by one of the combining atom, okay, but शेयर्ड बाय बोथ एटम्स, ठीक है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड इंटरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम बट शेयर्ड बाय बोथ इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। पीछे आप लिख सकते हैं इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड इंटरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम बट शेयर्ड बाय बोथ एटम्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड किस तरह से बनता है दोस्तों, दो एटम के बीच इस तरह का बॉन्ड कैसे बनता है, बोलो कैसे बनता है, शेयरिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स को दोनों ही शेयर करेगा, लेकिन उस पेयर को प्रोवाइड करेगा सिर्फ एक एटम, लेकिन यूज़ करेगा दोनों ही एटम, ठीक है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, ओके। तो इसका कंडीशन देख लेते हैं दोस्तों। कंडीशन किस कंडीशन में बनता है, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनता है, कंडीशन क्या है, कब बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका दो कंडीशन है दोस्तों, ठीक है। एक कंडीशन क्या है, एक एटम के पास, ठीक है, एटलीस्ट एक एटम के पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। एक एटम के पास एटलीस्ट एक जोड़ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। लोन इलेक्ट्रॉन्स मतलब अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वन ऑफ द एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि H2O के पास होता है ईजी, ठीक है, जैसे कि H2O के पास होता है, NH3 के पास होता है, ठीक है। ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। जब हम लोग इसका फॉर्मेशन देखेंगे तब हम लोग ये समझ आ जाएगा हमें, ओके। तो दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, वन ऑफ द एटम शुड sort of at least one pair of इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दूसरा जो एटम होगा दोस्तों उसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ का कमी होना चाहिए, ठीक है। एक के पास अवेलेबल होना चाहिए, दूसरे के पास क्या एक इलेक्ट्रॉन जोड़ का कमी होना चाहिए, तब जाके ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो जैसे कि आपका होता है H+ आयन, ठीक है। H+ आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर का कमी होता है ऑलवेज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर का कमी होता है ऑलवेज, एंड इसके पास
इन दोनों के पास अवेलेबल होता है लोनली इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, तो दोनों ही चीज़ें लिख लीजिए फटाफट से। आगे हम लोग अभी क्या करने वाले हैं दोस्तों, आगे हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। ठीक है, तो एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक्चुअली बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोस्तों अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें होता है एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एमोनियम आयन की, तो इसमें भी होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद बात करेंगे हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, एंड ओजन, देन उसके बाद H2SO4। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड का। तो देखो एक एक करके देखते हैं कैसे फॉर्म होता है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन एंड यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसका जो बाहर वाला ऑर्बिट है इसमें रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दोस्तों अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एंड कार्बन को कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करेगा दोस्तों, इसके बाद क्या होगा इसमें देखो, ये जो कार्बन है, ठीक है, एंड ये ऑक्सीजन है, पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन देगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये एक पेयर हो गया। देन उसके बाद कार्बन एक और इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन एक और इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये दूसरा पेयर हो गया। तो अभी देखो, अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसमें अभी कितने इलेक्ट्रॉन रह गया है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन रह गया है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन था पहले, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रह गया है। एंड इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, अभी देखो, अभी इस सिचुएशन में इसका जो स्टेबिलिटी है दोस्तों ये अचीव कर चुका है, इसका जो ऑक्टेट है ये फुल हो चुका है। ओके, 4 एंड इस पेयर को अगर यूज़ करता है, दोनों पेयर को, तो इसका ऑक्टेट फिल हो रहा है, लेकिन इसका ऑक्टेट अभी तक फिल नहीं हो रहा है। ये दो पेयर को अगर यूज़ करता है 4 एंड ये 2, 6, तो इसका 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अभी भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या है, देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यूज्ड नहीं हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये अभी यूज़ नहीं हुए हैं तो ये है लोनली इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के एटम पे अभी भी 2 लोनली इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, एंड इसको 1 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को। ठीक है, तो अब फिर से समझौता होगा कार्बन एंड ऑक्सीजन में। कार्बन बोलेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन भी मुझे दे दो, मैं अपना ऑक्टेट फिल करूंगा। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन बोलेगा कि अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता हूँ तो फिर मेरा ऑक्टेट फुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं क्या करूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन को तो शेयर नहीं कर सकता, दे तो नहीं सकता तुमको, लेकिन शेयर जरूर कर सकता हूँ। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अभी ऑक्सीजन यहाँ पे शेयर कर देगा। ठीक है, शेयर कर देगा। अब क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन गया है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन गया है। ये तीनों को अगर ऑक्सीजन यूज़ करता है तो उसका कितना आएगा, 2, 2, 4, 6 एंड ये 2, 8 हो गया, इसका ऑक्टेट फिल हो गया, ये स्टेबल हो गया। ठीक है, एंड कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 2, 4, 6 एंड ये 2, 8, इसका भी ऑक्टेट फिल हो गया। तो देखो ये जो फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे आ गया है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। देखो ये 2 जो पेयर है दोस्तों, दोनों ही एटम ने इक्वली शेयर किया है, तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है, लेकिन एक बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा दोस्तों वो इस तरह का होगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे 2 कोवैलेंट बॉन्ड किस लिए, क्योंकि ये 2 पेयर को दोनों मिलके बनाए हैं ना। ठीक है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया, एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, तो एक लाइन बन गया यहाँ पे। एंड यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर बना है, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया दूसरा, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। एंड ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है दोस्तों, इसको सिर्फ ऑक्सीजन ने दिया है। ठीक है, तो इसीलिए तीसरा जो लाइन है एरो वाला,
ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड एरो किस तरफ होता है दोस्तों, एरो का जो ये सिरा होता है ये किसके तरफ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यूज़ करेगा, ठीक है। ओके, दिया है किसने, इसने, तो इस तरफ से स्टार्ट होगा, इस तरफ होगा। ओके, तो ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल तो आप कुछ इस तरह से इसको लिखिएगा, ठीक है। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल बात करते हैं दोस्तों एमोनियम आयन की। दूसरा एग्जाम्पल है NH4+, ठीक है। तो ये कैसे बनता है दोस्तों, यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, देखो यहाँ पे एमोनिया के साथ हाइड्रोजन आयन का, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का अगर रिएक्शन होता है तो ऐसे बनता है आपका एमोनियम आयन। ये है एमोनिया एंड ये है हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन नहीं है दोस्तों, ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन। ओके, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन में क्या होता है दोस्तों, देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो तो एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए दोस्तों, डुप्लेट फिल करने के लिए इसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा आपका H+, मतलब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो इसको स्टेबल होने के लिए, हाइड्रोजन प्लस आयन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना डुप्लेट फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का जगह खाली है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन का जगह खाली है। एंड हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का जो कंडीशन है वो क्या है कि एक एटम के पास लोनली इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होगा एंड एक दूसरा एटम के पास क्या होगा, शॉर्ट होगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर का, एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन पेयर का तो शॉर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन पेयर अभी शॉर्ट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, लेकिन इसके पास अगर देखेंगे तो इसके पास आपका लोनली इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो कैसे समझेंगे लोनली इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्रॉस से मैं इसका दिखा रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन का मैं सॉरी, चलो इसको मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो बेहतर रहेगा, इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ओके, तो समझाने में आसानी होगा। देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे दे दिया, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे दे दिया, इस हाइड्रोजन के पास यहाँ पे था ये इसको दे दिया, ठीक है। एंड नाइट्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है, एक एक पेयर बनाया है, ठीक है। अभी इस नाइट्रोजन के साथ इस वाले हाइड्रोजन ने एक पेयर बनाया है, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक है। एंड ये वाला हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन के साथ एक पेयर बना के कोवेलेंट बॉन्ड में है, एंड ये वाला हाइड्रोजन भी कोवेलेंट बॉन्ड में है। लेकिन नाइट्रोजन का जो बाहर वाला सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहता है दोस्तों, लास्ट ऑर्बिट में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालिए 2 और 5, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 7 कैसे रहेगा 2 और 5, मतलब लास्ट वाले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पे देखो कितना इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ है, 1 2 3 हुआ है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी मौजूद है। तो ये क्या है आपका लोनली इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। बाकी 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गया है लेकिन 2 अभी भी इसके पास अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग कहते हैं लोनली इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको चाहिए, इसके पास अवेलेबल है, तो कंडीशन हमारा मैच कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो अब बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखो तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में है एंड इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को अब ये शेयर कर देगा, बीच में दे देगा, ठीक है। तो इसके साथ भी इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, एक आपका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। एंड ये पूरा हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा आपका प्लस। तो ऐसे बनता है दोस्तों आपका एमोनियम आयन, ठीक है, एमोनियम आयन। तो इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो अगर आपको पूछा जाए एमोनियम आयन कैसे बनता है तो आपको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। चलो अब चले आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन जो है दोस्तों ये आपका होम टास्क रहेगा, ठीक है, ये वाला आपका होम टास्क रहेगा। ये कैसे बनता है इसको थोड़ा सा आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं बाकी 2 को ट्राई कर देता हूँ, ठीक है। ओके, चलो अभी बात करते हैं हम लोग O3 के बारे में, ओजन, ठीक है। ओजन कैसे बनता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है,
एंड ये ऑक्सीजन के बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। एंड दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे लेंगे, इसके पास कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6। एंड तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है, इसके पास भी कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। तो देखो अब ये वाला ऑक्सीजन, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए। पहले तो ये दोनों मिलके ऑक्सीजन का O2 बनाएगा, ठीक है। पहले तो O2 बनेगा। O2 कैसे बनेगा, आप देखो, ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आ गया है 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इरेज हो जाएगा। अभी देखो इसका ऑक्टेट फिल हो रहा है क्या, 2 4 5 5 2 7 हो गया, 2 4 5 2 7 हो गया। तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो अभी ऑक्सीजन एक और इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला ऑक्सीजन भी एक और इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ऐसे 2 पेयर बनाएगा, मतलब ऐसे ही एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, 2 4 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो इसका भी 8 हो गया, अगर ये इसको यूज़ करता है 2 4 एंड ये 4, 8 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अभी क्या आ गया दोस्तों, डबल बॉन्ड आ गया है, ओ ऐसे आ गया है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शॉर्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ का यहाँ पे शॉर्ट है। लेकिन इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास या फिर इस ऑक्सीजन के पास, कोई भी एक ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर आपका है अवेलेबल, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन इस पेयर को ऐसे शेयर कर देगा, इसमें ऐसे शेयर कर देगा, ठीक है, ऐसे शेयर कर देगा, ओके। तो इसको, इस पेयर को एंड ये दोनों पेयर को ये वाला एटम यूज़ करेगा। 4, ये 4 हो गया, इसको यूज़ कर रहा है, तो 6 एंड 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 4 2 6 6 एंड 2 हो गया 8। इसका ऑक्टेट फिल हो रहा है, इसका तो ऑक्टेट ऑलरेडी फिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। एंड इसका भी फिल हो रहा है, देखो 6 तो इसके पास था, एंड अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज़ करता है तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। लेकिन इस पेयर को शेयर किया किसने दोस्तों, इसने किया है, ठीक है। तो इन दोनों एटम के बीच में बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड ये 2 ऑक्सीजन के बीच में है सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये है O3 का आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये है O3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल H2SO4। नेक्स्ट एग्जांपल H2SO4। दोस्तों होम टास्क तो याद है ना आपको, होम टास्क ये रेड वाला आपका होम टास्क है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा खुद से, ठीक है। एंड मेरे को भी सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता होगा। तो ये बात करते हैं H2SO4। तो ये कैसे बनता है दोस्तों, ठीक है, ये कैसे बनता है, इसके लिए आपको सभी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होना चाहिए, सभी एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का पता है हमें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों, 1 है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन का कितना है, 8, एंड सल्फर का कितना है, 16, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, सल्फर का 16। तो देखो अब इसका जो फॉर्मेशन है दोस्तों कुछ इस तरह से आता है, S ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर बात करें ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है, ऑक्सीजन के डॉट से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेयर बना है, ओके, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड हुआ है। एंड बिल्कुल इसी तरह से हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आया है, ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पे एक पेयर बना है, इन दोनों के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया है, ठीक है, ओके। ऑक्सीजन के पास कितना होता है दोस्तों, ऑक्सीजन के बाहर वाले ऑर्बिट में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो अभी भी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन रह गया है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एंड सल्फर का अगर हम लोग बात करते हैं, सल्फर 16, तो इसका होगा 2 8 6, ठीक है ना, 2 8 10 एंड 6,
तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं, तो 4 हो गया, एंड यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे दे देते हैं। ओके, ठीक है ना। तो सल्फर के बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आप 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 6 डॉट यहाँ पे लगाए हैं, 2 2 एंड यहाँ पे एक एक करके, तो कितना हुआ, 2 4 तो 6 हो गया, ठीक है। एंड ऑक्सीजन के पास कितना, तो कुछ ऐसा रह गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब अब देखो इसमें भी दे देते हैं, दिख रहा है दोस्तों आप सबों को। अभी देखो, अभी हम लोग सारे एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के सहारे हम लोगों ने बाहर वाले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहता है हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है डॉट के सहारे, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाहर वाले ऑर्बिट में रहता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ हुआ है, एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4 5 एंड ये 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 4 5 एंड ये यूज़ हुआ है 6, तो इसका भी बाहर वाले ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। एंड ये ऑक्सीजन इसके बाहर वाले में कितना रहेगा, 6 रहेगा, इसमें भी 6 रहेगा। एंड सल्फर का हम लोगों ने किया है, तो सल्फर का भी हमें 6 मिला है, तो 6 को हम लोगों ने ऐसे लिखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब क्या हो रहा है दोस्तों, सल्फर एंड ये ऑक्सीजन, ये सल्फर ये ऑक्सीजन के साथ एक पेयर बनाएगा, ऐसे ऐसे एक पेयर बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन देगा एंड सल्फर एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये एक पेयर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सल्फर एक इलेक्ट्रॉन देगा एंड ये ऑक्सीजन भी आपका एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके बीच में भी एक पेयर बन जाएगा। ओके, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है। एंड सल्फर के पास यहाँ पे लोनली पेयर है, ये दोनों लोनली पेयर है। ओके, तो ये पेयर सल्फर इसको दे देगा, यहाँ पे शेयर कर देगा, इस पेयर को सल्फर अब यहाँ पे शेयर कर देगा, ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, इसका पहले से 6 था, इस 2 इलेक्ट्रॉन को अगर यूज़ करता है तो इसका भी 8 हो जाता है, इसका भी 8 हो रहा है। एंड सल्फर के केस में देखो, यहाँ पे 2 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलके इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका भी देखो, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस ऑक्सीजन का भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन का देखो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे बनता है दोस्तों हमारा H2SO4 का एटम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग इसके बाद लिखेंगे एस एंड इस ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड हुआ है दोस्तों, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, तो ऐसे यहाँ पे O देंगे। इस सल्फर के साथ इस वाले ऑक्सीजन का कौन सा बॉन्ड हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एंड ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बना है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एंड इस ऑक्सीजन के साथ इसका कौन सा बॉन्ड बना है दोस्तों, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शेयर कर रहा है सिर्फ सल्फर, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोले तो एरो होगा, ऐसे एरो ऊपर में O रहेगा, ऊपर में O, नीचे भी O रहेगा, ठीक है। समझ में आया कुछ, समझ में आया कुछ दोस्तों। ये जो सल्फर है ये 2 ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एंड ये दोनों ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ठीक है। एंड हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ठीक है ना। तो चलो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल दोस्तों, आप वो हाइड्रोनियम आयन का एग्जाम्पल घर में ट्राई कीजिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक आज का, प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड से जो प्रॉपर्टी बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से जो कंपाउंड बनता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं। पहला तो देखो, जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है दोस्तों उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड से कम होता है, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, लोअर आयोनिक एंड लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड से कोऑर्डिनेट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। एंड सम
कंपाउंड्स एग्जिबिट्स आइसोमरिज्म। ठीक है, आइसोमरिज्म क्या होता है दोस्तों? एक तरह का स्ट्रक्चर होना या फिर एक तरह का केमिकल फॉर्मूला होना। तो कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड में देखा जाता है 2 या 3 कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है केमिकल, वो बिल्कुल सेम जैसा होता है। ठीक है, वो एक जैसा ही होता है। ओके, तो इसको हम लोग आइसोमरिज्म कहते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड में आइसोमरिज्म देखा जाता है। ओके, एंड तीसरा प्रॉपर्टी है इट इज़ अ डायरेक्शनल बॉन्ड। ठीक है, इट इज़ अ डायरेक्शनल बॉन्ड। बोले तो इस तरह के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं दोस्तों, वो एक ही एटम शेयर करता है। ओके, एंड हम लोगों ने ऐसे देखे थे, इस तरह के बॉन्ड को हम लोग ऐसे एरो के सहारे दिखाते हैं, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है ये करता है एंड ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मतलब ये उसको यूज़ करता है। तो इसके लिए जो इसका डायरेक्शन हो गया दोस्तों, ये वन डायरेक्शनल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका डायरेक्शनल बॉन्ड है। एंड चौथा प्रॉपर्टी है आपका वीकर देन आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इसका जो स्ट्रेंथ है दोस्तों आयोनिक बॉन्ड से कम है। ठीक है, ये आयोनिक बॉन्ड से कम है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेम अ कंपाउंड इन व्हिच, ठीक है, एक कंपाउंड का नाम बताओ जिसमें कि कोवैलेंट आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट। ठीक है, तो एक ऐसा कंपाउंड का नाम बताओ जिसमें कि कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है, आयोनिक बॉन्ड भी रहता है एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी रहता है। ठीक है, तीनों के तीनों बॉन्ड एक ही कंपाउंड में होता है। तो इस तरह के कंपाउंड का नाम बताओ। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, याद रखिएगा, ये है एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, ये है आपका एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है MCQ सवाल में। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे आपका कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों ही होता है, कैसे होता है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे, तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर इसको 2 मार्क्स या फिर MCQ बोले तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, कुछ लिखना होता है, तो आप इसको तो लिखिएगा, उसके साथ साथ क्या करिएगा कि इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, देखो हम लोगों ने एमोनियम आयन का स्ट्रक्चर देखा था, ऐसे होता है एमोनिया एंड ये होगा आपका एमोनियम आयन। तो ये था एमोनियम आयन का। इस पूरा एमोनियम आयन में 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, देखो 1 2 3 कोवैलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, अगर ये एमोनियम आयन क्लोरीन मतलब क्लोरीन आयन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, बॉन्डिंग करता है, तो फिर क्या होगा, ये पूरा आपका पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। ठीक है, ये पूरा पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से एक बॉन्ड आपका फॉर्म होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो NH4Cl आ गया है, तो वो किस तरह का तो इसमें कौन कौन सा बॉन्ड होगा दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड ये जो यहाँ पे बॉन्ड होगा ये होगा आपका आयोनिक बॉन्ड। ठीक है ना, तो इस कंपाउंड में तीनों ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्लास के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिस्कस किए हैं। क्लास थोड़ा लंबा गया है क्योंकि एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इसलिए क्लास थोड़ा लंबा हो गया है। तो आगे की क्लास में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग में और भी 3 क्लासेस आएगा दोस्तों। ठीक है, 3 या 4 क्लासेस आएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वाटर चैप्टर को भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वाटर चैप्टर को भी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो वाटर चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड इसी के साथ कंटिन्यूसली हम लोग चलाएंगे। इसका भी हम लोग 3 वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, इसका भी 3 वीडियोस आएगा एंड उसी के साथ वाटर का भी 3-4 वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपना फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना एंड स्टडी बराबर करते रहना। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।